बहुत अच्छे होंगे ऐसी कामना करती हूँ। और इसी के साथ आज के कार्यक्रम की रूपरेखा बताने जा रही हूँ। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को मैं त्रिवार नमन करती हूँ। समय-समय में बहुजन समाज में जन्मे सभी महामानवों को नमन करते हुए आगे की कार्रवाई को मैं बताना चाहूँगी। आज का जो विषय है, आज का विषय है संगठन विस्तार हेतु चर्चा भाग 2, क्योंकि इसके पहले भी हो चुका है। और आज की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय धम्म प्रकाश भारतीय बौद्ध जी, पूर्व विधायक, संस्थापक अध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे और वक्तागण है। वक्तागण का मैं नाम बारी-बारी से लेना चाहूंगी। माननीय एड प्रतिपाल सिंह जी, प्रदेश संयोजक पंजाब से है। माननीय चारू एरिना मनकुंग जी, प्रदेश संयोजक अरुणाचल प्रदेश से है। माननीय गौरी शंकर भाटिया जी, प्रदेश संयोजक राजस्थान से है। माननीय विजय बौद्ध जी, प्रदेश संयोजक छत्तीसगढ़ से है। माननीय गुणवंत सुमरा जी, प्रदेश संयोजक गुजरात से है। और माननीय रतनलाल चरगोत्रा जी, प्रदेश संयोजक जम्मू कश्मीर से है। माननीय जगदीश चंद्र बोध जी, प्रदेश संयोजक हरियाणा से है। और सभी को एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि आज हमें सबसे ज्यादा से ज्यादा हमारे अध्यक्ष जी को सुनना है, तो सबके लिए एक जो समय रहेगा 10 मिनट का या 8 मिनट का, अपने यहाँ समय के बीच में ही, मतलब 10 मिनट में ही अपनी बातों को कंप्लीट करना है, ताकि हम अधिक से अधिक संख्या में अपने अध्यक्ष जी को सुन सके। तो सर्वप्रथम मैं मुख्य अतिथि से अध्यक्ष जी से मैं आग्रह करूंगी कि वे आए और 2 शब्द कहें। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शेषराव भांगड़े साहब, जो महाराष्ट्र बम्बई से हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। मुख्य वक्तागण जो विषय पर अपनी बात रखेंगे, हरियाणा से संयोजक जगदीश चंद्र बोस साहब, जम्मू कश्मीर से माननीय रतनलाल चरगोत्रा साहब, गुजरात से संयोजक गुणवत्ता सुमरा साहब, छत्तीसगढ़ से विजय बौद्ध साहब, राजस्थान से गौरी शंकर भाटिया साहब, अरुणाचल से चाऊ एरियान मानकुंग साहब और पंजाब से एडवोकेट प्रतिपाल सिंह साहब। आज का संचालन कर रही हमारी छोटी बहन सम्मानित रविता बौद्ध जी, और देश भर से जुड़े हुए सभी साथियों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, जैसा कि विषय है संगठन का विस्तार करना भाग 2। भाग 2 अर्थात एक राउंड की चर्चा हो गई है। आज हम लोग दूसरे राउंड की चर्चा कर रहे हैं। इन विषम परिस्थितियों में जब लॉकडाउन लगा है, कोरोना 19 का प्रभाव बड़ी तेजी से पूरे देश में है, तो इन विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमें संगठन के काम को नहीं रोकना है। साहू फूले अम्बेडकर, बुद्ध और मानवर काशीराम साहब की विचारधारा को नहीं रोकना है। तो हम क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, इस पे साथियों हम लोगों को चर्चा करनी है। इसके लिए हमने जो तय किया है पूरे देश भर में, हमारे जो प्रदेश के संयोजक हैं वो एक रजिस्टर बनाएंगे। जितने जिले उनके प्रदेश में आते हैं, प्रत्येक जिले के एक 2 पेज तैयार करेंगे जिले का नाम लिखकर, और फिर कोशिश करेंगे वो 5 से कम 5 और अधिकतम 25 लोगों के नाम वो वहां पर उसमें ऐड करें। नाम, टेलीफोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर और एड्रेस, उनका एड्रेस क्या है। तो इस तरह से जितना काम हम घर बैठ के कर सकते हैं, जितना डाटा हम तैयार कर सकते हैं, वो हम ज्यादा से ज्यादा करें।
इसी प्रकार से जिन राज्यों में मंडल की कमेटियां बन गई है, संभाग बन गई है, तो सेम पैटर्न संभाग के लोगों को करना है। ठीक इसी प्रकार से जिन राज्यों में जिला कमेटी बन गई है, तो जिला का जो संयोजक है या अध्यक्ष है, उसको एक रजिस्टर अपना बना के और अपने जिले के अंतर्गत कम से कम उसको 25-25 बहुत अच्छे लोगों के, अच्छे कार्यकर्ताओं के तो नाम और पते, व्हाट्सएप नंबर उनको इकट्ठा करना है। तो ये काम करने के लिए हम लोग आज राष्ट्रीय लेवल पे चर्चा कर रहे हैं। कल हमारे इंजीनियर केशव साहब का प्रशिक्षण रहेगा और उसकी अध्यक्षता करेंगे हमारे बड़े भाई लंदन से हरवंश वृद्धि साहब, जो लंदन में रहते हैं। है तो इंडिया के ही रहने वाले, पंजाब के रहने वाले हैं, लेकिन वो उनके पिताजी लंदन में चले गए थे, तो तभी से वो लंदन में है और उनको लंदन की नागरिकता मिल गई है। तो उधर वो यूएसए में बुद्धिज्म के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो वो हमारे कल अध्यक्षता करेंगे, हमारे बीच में रहेंगे, लंदन से ही वो हमारे बीच में जुड़ेंगे। तो मैं संचालक महोदया से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी हमारे साथी आ रहे हैं उन्हें 10 मिनट का आप समय दे दीजिए। और चूंकि मेरी तबीयत अभी ज्यादा अच्छी नहीं है, बुखार नहीं आ रहा है, लेकिन कमजोरी बहुत है और थोड़ा भी बोलने से सर में चक्कर आने लगते हैं, दर्द होने लगता है। तो सभी साथियों को आप अपना टाइम दे दो, 10-10 मिनट का टाइम सबको दे दो और अपने राज्य में कैसे वो संगठन का विस्तार करेंगे, किस तरह से संगठन को मजबूत करेंगे, इस संबंध में उन्हें विशेष रूप से चर्चा करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। और हम कामना करते हैं कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाइए, क्योंकि आपको बोलता हुआ हम देखना पसंद करते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाए और लगातार हमारे बीच में रहे, हमारे साथ बोलते रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने जो मोटी मोटी चीजें हैं वो आपने बता दिए हैं कि संभाग जी कि अपना अपना मतलब जिले का नाम, अधिकतम 25 लोगों का मतलब एक फोन नंबर, पता, सारा चीज एक रजिस्टर मेंटेन करें। और आज का विषय भी संगठन के विस्तार में ही है। तो जितने भी वक्तागण है, मेरे जो वक्तागण है जितने भी, उनसे एक अनुरोध है, जैसे कि सर ने अभी बताया है कि 10-10 मिनट के अंदर ही अपनी बात को पूरी करना है और विषय ध्यान देना है कि आज का मुख्य विषय ही है कि संगठन विस्तार हेतु चर्चा। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी आज के जो मुख्य अतिथि है शेषराव भावड़े जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। जैसे ही मैं नाम जिनका लेती हूँ, जैसे आज का पहले वक्तागण है जिनको मैं 10 मिनट सुनने के लिए या बोलने के लिए समय देना चाहूंगी, तो वो है माननीय सिंह जी, संयोजक पंजाब। और इसके बाद जो तैयार रहेंगे वे रहेंगे माननीय चारू एरिना मानकुंग जी, प्रदेश संयोजक अरुणाचल प्रदेश। तो जैसे ही इनका हो जाता है, तो चारू एरिना मानकुंग जी आप तैयार रहेंगे। तो मैं सर्वप्रथम बुलाना चाहूंगी माननीय एड प्रतिपाल सिंह जी, प्रदेश संयोजक पंजाब से। सर आइए और आज के विषय के बारे में जानकारी दीजिए। सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए, साहेब कांशीराम जी को नमन करते हुए और समय समय पर बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों को नमन करते हुए आज की वेबिनार की अध्यक्षता करते हुए माननीय धर्म प्रकाश भारती बोध जी, हमारे आज के मुख्य अतिथि शेषराव घावड़े जी और आज का संचालन कर रहे माननीय रविता बोध जी, सभी और सभी साथियों को और जो वक्तागण हैं और जो भी सदस्य यहाँ जुड़े हैं सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि आज का विषय है संगठन विस्तार हेतु चर्चा भाग 2। इससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस कोविड-19 के टाइम में हम जिन सदस्यों को खो चुके हैं या सदस्यों के परिवारगण को खो चुके हैं, उन सभी को मैं अपनी श्रद्धांजलि भेंट करता हूं। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे जो ये लोग हैं, ये सरकार की नालायकी की वजह से, सरकार की
जो व्यवस्था ठीक ना होने के कारण जो इन लोगों का जो निधन हुआ है, क्योंकि सरकार ने, चाहे वो केंद्रीय सरकार है चाहे वो राज्य सरकारें हैं, उन्होंने अपना कर्तव्य जो सही तरीके से नहीं निभाया था, वो उसकी वजह से जो है ये आज हमारे देश में इतने बदतर हालात हुए हैं और उसके लिए ये सब केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारें जिम्मेवार हैं। अब मैं अपने विषय की तरफ आता हूं, जो कि संगठन के विस्तार के बारे में है। आज की जो वेबिनार है, सबसे पहले हमें देखना ये है कि हम अपने, जैसा कि मैं पंजाब का संयोजक हूं और मैं हमारे पंजाब में तरीके से हम संगठन का विस्तार कर सकते हैं। मेरे विचार से जब हम पंजाब की बात करते हैं, यहाँ पर अनेकों तरह के, जैसे कि हमारे रविदासिया धर्म को मानने वाले हैं, यहाँ पर वाल्मीकि भाईचारे को मानने वाले हैं, यहाँ पर सिख भाईचारे को मानने वाले हैं और काफी तरह के अलग अलग तरह के डेरे हैं जिनसे लोग अलग अलग तरह से जुड़े हुए हैं और उन डेरों के बीच में जो है ये मानसिक गुलामी की तौर तौर की तरह ये उन डेरों में जुड़े हैं और वहां पर जाके अपना समय जो है व्यर्थ कर रहे हैं। लेकिन मैं जब से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से जुड़ा हुआ हूँ, वैसे तो मेरा बैकग्राउंड पहले से ही काफी बहुजन समाज पार्टी से रहा है। मेरे पिताजी बहुजन समाज पार्टी में कोऑर्डिनेटर थे, तो इस वजह से मुझे थोड़ा इस बारे में जानकारी है। लेकिन अब हमें कार्य कैसे करना है? पंजाब में हमारे यहाँ पर जैसे कि 22 जिले हैं। 22 जिलों में सबसे पहले तो हमें एक ऐसे व्यक्ति को चुनना है हर डिस्ट्रिक्ट में। वीडियो ऑफिस ओपन कर लो। नहीं वीडियो ऑफ है। प्रतिपाल सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। वीडियो चल रहा है मेरा? वीडियो भी नहीं चल रहा है सर। हाँ, अभी आ गया। जी जी जी, आवाज वीडियो आ भी रही आ है? गया सर। जी जी, आवाज भी आ रही है। तो जैसा कि मैं जी। बता रहा था कि हमारे पंजाब में 22 जिले हैं। 22 जिलों में हमें जी। सबसे पहले एक ऐसे व्यक्ति को का चयन करना है मेरे हिसाब से, जो जिसको हमारे महापुरुषों के बारे में, बाबा साहब के बारे में, तथागत बुद्ध जी के बारे में पूरी जानकारी हो और वो व्यक्ति आगे 5 ऐसे व्यक्ति तैयार करे जो कि पहले 5 व्यक्तियों की एक कमेटी बनाए डिस्ट्रिक्ट वाइज। उसके बाद वो 5 व्यक्ति आगे 5-5 जो है 5-5 व्यक्ति तैयार करें, ताकि उससे हम एक डिस्ट्रिक्ट में जो है 25 जो है उनका संगठन तैयार कर सकें। अब उस संगठन को तैयार करने के बाद जो है हम मंडल जो का सदस्य हैं जो उसकी तैयारी करें और फिर जो है स्टेट की एक जो पूरी हमारी कमेटी जो बन सकती है। अब उसके जब हम किसी से बात करना चाहिए, जाना चाहें या जाते हैं, तो उनको सबसे पहले हम जब बात करें तो उनको ये नहीं कहना है कि हम आपको, क्योंकि जब भी हम किसी के जाते हैं तो उनका पहला सवाल यही होता है कि भाई आप क्या हमें बौद्ध धर्म में कन्वर्ट करने लगे हैं? नहीं, उनसे इस तरह की बात नहीं करनी है। उनसे बात ये करनी है कि हम तो सिर्फ जो महात्मा जी ने जो शिक्षा दी है, हम तो उसके बारे में बात करना चाहते हैं। जो उन्होंने अपना ज्ञान दिया है, हम तो उसके बारे में बात करना चाहते हैं। हम कोई धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आ रहे हैं। हम तो सिर्फ आपको उनकी जो बताए हुआ रास्ता
है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो बताया हुआ रास्ता है, ज्योतिबा फूले जी का जो बताया हुआ रास्ता है, हम तो उसके बारे में बात करने आए हैं, ना कि हम किसी का धर्म परिवर्तन करने आए हैं, ना ही हम किसी के धर्म की कोई निंदा करते हैं, ना किसी के कोई उसके लिए हम कन्वर्शन के लिए आए हैं। तो जब हम इस तरीके से बात शुरू करते हैं तो उनको धीरे धीरे मोटिवेट करके हम जो है हमारे वेबिनार में जब उनको जोड़ेंगे, और जब वो धीरे धीरे हर जो सप्ताह के वेबिनार में जब वो जुड़ेंगे, और जैसे जैसे उनको इसके बारे में पता चलता जाएगा, तो उनके ज्ञान के द्वार अपने आप ही खुलते जाएंगे, और वो अपने आप अपनी सहमति से फिर वो हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। और इस तरह से जो है हम अपने संगठन का विस्तार जो है बड़े बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, और अपनी विचारधारा जो कि जैसा कि हम हर जो हमारे वेबिनार में बताते हैं कि हमारा जो सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी प्रतिपल साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम म्यूट हो गया था। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं जी। तो जब हम अपनी वेबिनार से उनको जोड़ेंगे, तो जैसे जैसे वो हमारे वेबिनार अटेंड करेंगे और ज्यादा से ज्यादा यहाँ हमारी बातों को सुनकर जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे, और वो इस विचारधारा को वो फिर सारे, मैं पंजाब की बात करता हूँ कि पंजाब में फिर वो जब फैलते जाएंगे, तो इससे हम बहुत अच्छे तरीके से अपने संगठन की जो है विस्तार कर सकते हैं और अपनी विचारधारा को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि एक यही विचारधारा है जो हमारे देश को मनुवादियों से या मनुवादी व्यवस्था से या वो एक गुलामी की स्थिति से जो हम निकाल सकते हैं। अब जैसे जैसे हम मीटिंग्स करेंगे, अभी तो जैसे कि कोविड-19 का समय चल रहा है, तो हमें अभी तो फोन के माध्यम से ही हम उनसे बात करेंगे, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हैं, चाहे वो हमारे दोस्त हैं, चाहे वो दोस्त के दोस्त हैं, तो उनसे फोन पे बात करके और उनसे बात करके उनको कन्विंस करके वेबिनार से जोड़ने के लिए कहेंगे। और जैसे कि साहब ने बताया था कि एक हम रजिस्टर तैयार किया हुआ है, उस रजिस्टर के माध्यम से हम उनसे फोन पे वार्तालाप करके और कोशिश यही करेंगे कि उनमें से एक लेडी मेंबर हो, एक यंगस्टर हो, एक एक बुजुर्ग हो, और ये इन सब का एक संगठन इस तरीके से तैयार किया जाए कि सबकी जो बराबर रिप्रेजेंटेशन हो, सबको बराबर का जो है मौका मिले, और उनको आगे जो हम जिस तरह से हमें सेंटर से निर्देश आते जाएंगे, वो ही निर्देश हम जो है सभी जिलों में आगे देते जाएंगे। और इस तरह से मेरे हिसाब से हम एक अपनी जो है मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा कि हमारे पिताजी हमें बताते थे कि जब साहब कांशीराम जी आए थे, नए नए आए थे, उन्होंने हमारे साथ बात की, जहाँ हमें उन्होंने बात करी, उससे पहले तक जो हम एक लाइफ जीते थे, वो लाइफ एक धार्मिक गुलामी की लाइफ जीते थे। लेकिन जब वो उनके संपर्क में आए तो एकदम दूसरी लाइफ में उनको कन्वर्ट हुए, और उनको पता लगा कि नहीं, असली लाइफ तो यही है, असली जिंदगी यही है, असली मार्ग यही है। और साहब कांशीराम जी जैसे हर राज्यों में घूमते, वहां पर पहले उन्होंने एम्प्लॉइज को तैयार किया, सबसे पहले उन्होंने एम्प्लॉइज को तैयार करके वहां पर उनकी कमेटियां बनाई, क्योंकि एम्प्लॉय एक ऐसा शख्स था जो कि अपना डोनेट भी करता था, और वो लोगों को संगठित भी कर सकते थे, और लोगों को उनकी बात का इम्प्रेशन भी लोगों में जाता था कि ये एम्प्लॉइज जो हैं एक कुछ बात जो कर रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई ये अपनी नौकरी को दाव पे लगाकर हमें
समझा रहे हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई जो इसमें कोई खास बात है। फिर लोग उनकी बात को ध्यान में रखते थे और जैसे जैसे सभी राज्यों में घूमे तो उसके बाद फिर वो एक कॉमन एक कैडर कैंप लगाते थे। जैसे कि मेरे पिताजी ने 1980 में एक कैंप लगा था, उसमें सारे ही भारत से 80 जो हैं लोग वहां से आए थे और सभी वो एम्प्लॉइज थे और उनमें से बहन कुमारी मायावती जी ने भी वो जो एक कैंप अटेंड किया था। कहने का मकसद यह है कि लोगों को तैयार करके एक प्लेटफॉर्म, और वो जो कैडर कैंप था वो 5 दिन का लगा था। खाने की व्यवस्था भी लोगों ने खुद की, वहां पर रहने का इंतजाम किया और 5 दिन लगातार जो है साहब कांशीराम जी ने जो इसके बारे में सभी महापुरुषों के बारे में बताया। तो आगे फिर वो जब वो लोग थे वो फिर अपने अपने राज्यों में जाके लोगों को तैयार करते थे और इस तरह से जो है साहब कांशीराम ने एक बहुत ही मजबूत संगठन तैयार करके बहुजन समाज पार्टी का जो गठन किया था। अब क्योंकि समय मेरे ख्याल से हमें थोड़ा 10 मिनट का दिया गया है तो इस फिर कभी जब मौका मिलेगा तो जरूर विस्तार से बात करेंगे। तो इसी वजह से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अपने जो भी हमारे सदस्य हैं जो पंजाब से हैं उनसे एक बार फिर विनती करता हूं कि वो जो है अपने इस मकसद के लिए डट जाएं और अगर किसी को किसी तरह की ज़रूरत पड़ती है वो हमारे साथ बात कर सकते हैं। हम उनकी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे बात करवा सकते हैं। किसी तरह की कोई कंफ्यूजन हो या कोई किसी तरह की कोई मशवरा हो तो हम उसके बारे में सेंटर जो हमारी जो टीम है उनसे बात करके उनकी जो वो समस्या को दूर कर सकते हैं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद प्रतिपाल साहब जी, बहुत अच्छे से आपने सारी बातों को रखा और खासकर मान्यवर जी की बातों का एक एग्जाम्पल दिया, ये बहुत जरूरी था। और ये बिल्कुल सही बात कहा आपने कि बाबा साहब के विचारों को धीरे धीरे हम भूलने लग गए थे। ये बात बिल्कुल सही है। मान्यवर जी आए और उनको उनके विचारों को फिर से जिंदा किया। इस सेशन में हम आपको फिर से सुनना चाहेंगे, कंप्लीट सुनना चाहेंगे। इसके लिए अलग से हम समय आपको देंगे। आपने कम समय में आपने बहुत सारी बातों को रखा कि कैसे विस्तार करना चाहिए और किन लोगों को शामिल करना चाहिए। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि जिनको हम शामिल कर रहे हैं वो जरूरी है कि वो बौद्धिस्ट हो, उनको बाबा साहब और कम से कम हमारे महामानवों के विचारों से अवगत हो और उनको जान सके, ताकि जब उनको जिम्मेदारी दे तो वो आगे उसी तरह का प्रचार प्रसार कर सके। तो बहुत महत्वपूर्ण बातों को आपने रखा, जैसे कि मानसिक गुलामी की बातें आपने कही कि सही बात है, आज भी मानसिक गुलामी से हम ग्रस्त है कहीं ना कहीं। तो ये बहुत अच्छा माध्यम है कि हमको वो वहां से उनको निकाला जा सकता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें आपने कही जिसके लिए मैं पुनः आपको साधुवाद देना चाहती हूँ। पुनः आपसे मिलते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। और इसके बाद हमारे वक्तागण में चाऊ एरिना मानकुंग जी है, जिनको मैंने कहा था तैयार होने के लिए। सपोज अगर वो तैयार नहीं हुए होंगे तो उनके बाद गौरी शंकर भाटिया जी है, जिनका पूरा परिचय देना चाहूंगी। माननीय गौरी शंकर भाटिया जी, प्रदेश संयोजक राजस्थान जी। मान जी जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं गौरी शंकर भाटिया राजस्थान से बोल रहा हूँ। जी स्वागत है सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी वीडियो ऑन कर लीजिए सर, आपकी वीडियो ऑफ है। हाँ सर, वीडियो नहीं दिख रही है आपकी। हेलो। हाँ भाटिया साहब, कैमरे को टच कर लीजिए, आपकी वीडियो आ जाएगी। वीडियो नहीं आ रही कोई है। बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं अभी राजस्थान का संयोजक हूँ और बाबा साहब के मिशन का बड़ा मतलब सक्रिय सिपाही हूँ। पेरेंट्स मेरे सारे इसी मिशन में लगे हुए हैं और बौद्ध धम्म प्लस इसके विस्तार के लिए हम राजस्थान के 33 जिलों के अंदर युवा टीम को आगे सक्रियता से ला रहे हैं और सभी जगह से कम हर एक जिले में 5 से 10 के बीच में हमने टीम बनाई है और उस टीम के सभी के मोबाइल प्लस व्हाट्सएप नंबर जितने भी हैं सेंट्रल कार्यालय आगरा को मैं भेज दूंगा। अभी मैं ऑफिस के अंदर सर्विस में हूँ, पोस्ट ऑफिस में सर्विस करता हूँ। काउंटर खुला हुआ है, इसलिए माफी चाहूंगा, ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाटिया साहब। आप इतने व्यस्त समय में से ही समय निकाल के आपने बताया और आपने बहुत कम समय में बता दिया कि 33 जिलों में युवा टीम को तैयार कर रहे हैं आप और प्रत्येक जिले में
से 5 से 10 की टीम तैयार हो रही है आपकी, तो इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और उसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी, आमंत्रित करना चाहूंगी अपने छत्तीसगढ़ से विजय कुमार बौद्ध जी को। माननीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रदेश संयोजक छत्तीसगढ़ से आपको आमंत्रित कर रही हूँ, आप आइए और उक्त सब्जेक्ट में अपनी बातें रखेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय बहन, संचालक बहन जी और हमारी राष्ट्रीय महिला विंग की सचिव, मैं अपनी बात रखने की पूर्व हेलो प्रावधान हो रहा है जी जी, 1 मिनट दादा। हाँ किसी का माइक और ऑन है तो वो बंद कर दीजिए, व्यवधान हो रहा है जी। दादा कंटिन्यू, विजय बौद्ध जी। मैं अपनी बात रखने के पूर्व सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को नमन करता हुआ हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब, कार्यकारी अध्यक्ष परम आदरणीय बादल सिंह बौद्ध साहब और देश के सभी प्रदेशों के संयोजक, सह संयोजक और पदाधिकारीगण, आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। साथियों, आज का विषय है संगठन का विस्तार। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने हमें दिशा निर्देश दिया है और उनका दिशा निर्देश ही हमारे साहब के आदेश का पालन ही हमारा दिशा निर्देश है। साथियों, हमारे छत्तीसगढ़ में 28 जिले हैं और 28 जिले में हम प्रतिदिन किसी न किसी साथी से चर्चा करके इस संगठन के विस्तार के लिए समय, अभी चूंकि कोरोना काल है, ये वेबिनार के जरिए हम एक दूसरे को मिल रहे हैं। वेबिनार के जरिए ऐसा लग रहा है कि हम लोग सब एक हाल में बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ के संयोजक होने के नाते आज वेबिनार में छत्तीसगढ़ में जितने भी जुड़े हैं, चूंकि हमारी जो संचालक जो कर रही है आज के कार्यक्रम का, बहन रविता बौद्ध जी, वो हमें दिशा निर्देश करती हैं समय समय पर, उनको बहुत बहुत साधुवाद है। और हम लोग सब जन मिल करके एक परिवार के लिए जिस तरह से कार्य करते हैं, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा हमारा एक परिवार है और इस परिवार को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, तो हमें आपस में तालमेल बना के हर जिले में कम से कम 5 सदस्य बना करके, पदाधिकारी बना कर हमें पूरे 28 जिले में करना है, क्योंकि यह कार्य सिर्फ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जवाबदारी, जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है और हम सबको अपनी जिम्मेदारी को समझ करके इस कार्य को करना है, क्योंकि यह मिशन है, मूवमेंट है, संत गुरु महापुरुषों का की विचारधारा है। इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए संगठन का होना अनिवार्य है और हमें राष्ट्रीय बौद्ध महासभा नाम से एक संगठन और एक प्लेटफॉर्म मिला है और आज इस देश के कोने कोने में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का संदेश जा चुका है। आज हमारे उड़ीसा के साथी जो आज वेबिनार में जुड़े हैं, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ से हम लोग सब जन मिल करके मेहनत कर रहे हैं। तो साथियों, उसको एक प्रारूप देने के लिए संगठन में जोड़ना अनिवार्य है और पदाधिकारी बना करके इस वेबिनार में, क्योंकि अभी इस कोरोना काल में कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता, तो कम से कम इस वेबिनार में जुड़ने के लिए हमारे साथियों को अपने अपने दोस्त या रिश्तेदारों को फोन के द्वारा माध्यम से बोल करके इस वेबिनार में जुड़े, क्योंकि किसी भी संगठन में कोई भी तभी जुड़ेगा जब उस संगठन की सोच और विचार को सुनेगा। और साथियों, इस देश में बाबा साहब के बाद अगर कोई आया है तो माननीय साहब काशीराम,
और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर इस देश में इस मिशन को अगर आगे बढ़ाएगा तो ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का संघ ही जो बना पाएगा। बस हमें सुनना है, सुनने के बाद में उसको प्रारूप रूप से हमें कार्य करना है। साथियों, मैं चूंकि इधर मेरे ससुराल में मेरे ससुर जी एक्सपायर हो गए, वहां आया हुआ था, इसलिए मैं नेटवर्क के बाहर हूँ, लेकिन इधर गांव से बाहर आकर के बस्ती में जहाँ नेटवर्क लगा वहां से मैं सुन रहा हूँ और बैठा हुआ हूँ, चर्चा कर रहा हूँ। मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित समझता हूँ कि मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का एक सदस्य हूँ, मामूली सा सिपाही हूँ, और मैं सिपाही की तरह कार्य करूंगा और काम करूंगा जब तक जीवित हूँ तब तक, क्योंकि अभी ये कोरोना काल में ऐसा माहौल बना हुआ है हमारे छत्तीसगढ़ में और खासकर रायपुर में कि लोग घर के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इतना भयंकर स्थिति बनी है छत्तीसगढ़ में, खासकर रायपुर शहर में, कि कोई भी व्यक्ति किसी से बात भी करने में डर रहा है। तो साथियों, इस डर को निकाल करके हमको फोन के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलते हैं, वो भी हमें दिशा निर्देश करते हैं कि इस कोरोना काल में अपने आप को बचाना अनिवार्य है। और बचाना इसलिए अपने आप को अनिवार्य है क्योंकि हम समाज की धरोहर है, और समाज की धरोहर होने के नाते हमें अपने आप को सुरक्षित भी रखना है, क्योंकि मिशन को चलाने वाला ही अगर सुरक्षित रहेगा तभी वो मिशन आगे बढ़ेगा। साथियों, मैं आज ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मैं गर्मी के कार्यक्रम में आया हुआ हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी, बहुत बहुत साधुवाद विजय दादा। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी जो काल चल रहा है उसमें संभल के रहना है और परिवार को भी संभाल के रहना है, क्योंकि मैं खुद अभी 1 महीने से अस्वस्थ थी, इसलिए भी मैं आप लोगों से नहीं जुड़ पाई थी। इस बीच भी सबके कॉल मेरे पास आते थे, कैसे हो, क्या है? वाक़ई में हम लोग सिपाही हैं और हम ही अस्वस्थ होंगे तो आगे कार्य कैसे करेंगे? आपने अपनी बातों को रखा बहुत अच्छे से, इतने व्यस्त होने के बावजूद भी अपना समय दिया, के लिए मैं बहुत-बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ। आपने बहुत अच्छी बातों की ओर इंगित किया कि संगठन में तभी जुड़ेगा जब उस संगठन के बारे में जानेगा, तो हमारी जवाबदारी बन जाती है कि उस संगठन की पूरी जानकारी हम लोगों तक दें, लोगों को समझाएँ कि हमारा उद्देश्य क्या है। अब उद्देश्य उनको अच्छा लगेगा तो ज़रूर जुड़ेंगे, ये उम्मीद है हमको। और इसके बाद मैं बिल्कुल समय ना गँवाते हुए मैं आगे की कड़ी में बताना चाहूँगी कि अगर कुंग जी अगर जुड़ गए होंगे तो स्वागत है, और नहीं तो इसके बाद मैं आग्रह करना चाहूंगी गुणवंत सुमरा जी को, और उसके बाद रतनलाल जी चरगोत्रा जी, रतनलाल चरगोत्रा जी तैयार रहेंगे। अभी अगर जुड़ गए होंगे मानकुंग साहब जी तो वे अभी अपना माइक ऑन करके बात कर सकते हैं, और नहीं तो गुणवंत सुमरा जी को मैं आग्रह करना चाहूंगी कि वे आए और अपने 2 शब्द कहे, और उसके बाद तैयार रहेंगे रतनलाल चरगोत्रा जी। तो गुणवंत सुमरा जी प्रदेश संयोजक गुजरात से है, मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ, अगर वे अपना जुड़े हैं अभी तो अपना माइक ऑन करें और विषय पे बात करें। जी, गुणवंत साहब जी। मैडम, उनका नाम शो तो नहीं हो रहा है, यदि वो जिस आईडी से जो तो हैंड्स अप कर दें जिससे उनको अनम्यूट किया जा सके। सम्माननीय गुणवंत सुमरा जी और सम्माननीय चाउ एरेना मानकुंग साहब यदि जुड़े हैं तो वह हैंड्स अप कर दें। जी। शायद नहीं जुड़े हुए हैं। गुणवंत साहब, रतनलाल साहब जुड़े होंगे तो मैं रतनलाल साहब को आमंत्रित करना चाहूंगी। अगर वो जुड़े हैं तो बिल्कुल माइक ऑन कर दे, और उसके बाद जगदीश साहब जी तैयार रहेंगे, प्रदेश संयोजक हरियाणा वाले। अभी जैसे बारी-बारी से मैं 3 नाम आमंत्रित कर रही हूँ, चाउ एरिना मानकुंग जी को, गुणवंत सुमरा जी को और रतनलाल चरगोत्रा जी को। तीनों में से किसी का भी माइक अगर ऑन हो रहा है तो प्लीज आइए और आज के विषय पे अपने 2 शब्द कहें।
नहीं जुड़ पा रहे हैं। जगदीश साहब जुड़े होंगे, अगर जगदीश साहब जुड़े होंगे तो वे अपना माइक ऑन करके विषय पे बात करेंगे। माननीय जगदीश चंद्र बोध जी, प्रदेश संयोजक हरियाणा से, आप अगर जुड़े हैं तो आप प्लीज अपना माइक ऑन कीजिए और विषय पे अपनी बात को रखें। मुकेश साहब एक बार देख लीजिए माइक इनका ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जी जी जी, चरगोत्रा साहब ने बोल दिया अभी, रतनलाल चरगोत्रा साहब। जी इनकी आवाज नहीं आ रही है। जगदीश चंद्रा जी हमारा साथ बोल तो रहे हैं। माइक अनम्यूट नहीं हो पा रहा है उनका। जगदीश साहब को एक जगदीश बार चंद, देखिएगा। जी जी, सम्मानीय जगदीश चंद साहब, आप माइक को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, आवाज आ रही है सर? जी जी हेलो, चरगोत्रा जी चरगोत्रा साहब आवाज आ रही है। जी आ रही है आवाज? अच्छा जी जी। तथागत बुद्ध जी को नमन करते हुए मानव जाति में जन्मे संतों महापुरुषों को और आज के युग के बाबा साहब अम्बेडकर जी और मान्यवर कांशीराम जी को नमन करते हुए और माननीय धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध जी, पूर्व विधायक, संस्थापक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा व कार्यकारिणी सदस्य और उपासक उपासिकाओं, मैं आपको हृदय से प्रणाम करता हूं। वह भारत के सभी राज्यों के संयोजक व संयोजक जितने भी आज जूम पर इस मीटिंग में जुड़े हैं, सभी बंधुओं को हृदय से नमन करता हूं। प्यारे साथियों, आवाज आ रही है जी? हेलो हेलो हेलो, कंटिन्यू कीजिए, आवाज आ रही है जी सर। अच्छा, प्यारे साथियों, जो भी जानकारी मेरे को इतिहास की पुस्तकें पढ़कर व विद्वान लोगों की संगत में, विद्वान लोगों के मुख से शब्दों को सुनकर जो भी जीवन में मेरे को जानकारी मिली है, मैं आपके सामने रख रहा हूं। तथागत भगवान बुद्ध जी को जितना मेरी समझ में आया वो निम्न प्रकार से है। अतो दीपो भव, यानी अपना दीपक आप बनो। खुद का दीपक बनने के लिए प्रज्ञाशील समाधि को अपनाना पड़ेगा। प्रज्ञा यानी बुद्धि का विकास करना। बुद्धि के विकास सही तरीके से अगर कर लेते हैं तो शील को समझकर खुद के जीवन में अपनाना होगा। उसके बाद समाधि में जाना होगा। समाधि में जाने से तब पता चलेगा कि खुद के शरीर में दीपक कितनी रोशनी प्रकट कर रहा है। ये सारी क्रियाएं खुद इंसान को करनी होंगी, मेहनत करनी होगी। जितनी मेहनत कोई करेगा उसको खुद जानकारी हासिल होगी। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को मैं एक वैज्ञानिक लेबोरेटरी समझता हूं, जिसमें प्रज्ञा को जगाने के लिए, जैसे बुधवार को बुद्ध और उनका धम्म वाचन सवेरे 7 से 8 बजे तक होता है। सोमवार शाम को विद्वान डॉक्टर आर.सी. धीमान साहब जी संविधान चर्चा करते हैं। शनिवार व रविवार को राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध जी व कार्यकारिणी सदस्य उपासक उपासकों जो मैं लगातार सुनता हूं, मेरी प्रज्ञा जगाने में बहुत मदद कर रहे हैं। मैं इन सबका बहुत आभारी हूं। संगठन विस्तार हेतु चर्चा, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, जो थोड़ा सा और आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। तथागत बुद्ध जी को बताए गए मार्ग पर समझकर सम्राट अशोक जी ने पूरे विश्व में कर दिखाया और ख्याति प्राप्त की। और सम्राट होते हुए अपने पुत्र पुत्री को भिक्षु संघ के साथ जोड़कर, जिन्होंने उस मार्ग पर चलकर विदेशों में तथागत बुद्ध जी की शिक्षाओं का प्रसार किया और मानव जाति का कल्याण किया। उसी तरह बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, भारत रत्न अम्बेडकर जी ने
उसी मार्ग को समझकर पूरी मानव जाति के कल्याण करके इतिहास की रचना की जो हमारे सामने है, और जिस हवा के अंदर हम जी रहे हैं ये बाबा साहब की देन है। और उन्होंने भी अपने त्याग, अपने बच्चों का त्याग की परवाह, बच्चों का त्याग किया और परवाह किए बगैर मानव जाति का पूरे जीवन अपना मानव जाति के लिए लगा दिया। और उसी रास्ते पे चलकर मान्यवर कांशीराम जी ने मानव जाति के, भारत की मानव जाति के लिए जो कर दिखाया, जो इस युग में हम खुद उनकी मेहरबानी से जी रहे हैं। अंदाजा लगाइए आज के युग में बाबा साहब और कांशीराम जैसे ना होते तो आज हम क्या होते। और कांशीराम जी ने भी अपना जीवन, पूरे जीवन को, अपने पूरे परिवार को त्याग कर जो हमारे मानव जाति के लिए इस भारतवर्ष में कर दिखाया, तो वो हमारे आज के इस युग के जो हमारे को बख्शा है, आज हम उसको भोग रहे हैं। अगर यह न होते तो आज हम क्या होते। मेरा मानना यह है कि जितनी कोई मेहनत करता है, जितनी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, ये एक ऐसा पहला संगठन है जिन्होंने इस वैज्ञानिक लेबोरेटरी की तरह यूज करके हमारे इस संगठन को और मानव जाति को सेवा करने की जो प्रेरणा हमको मिली है, ऐसा कोई भी संगठन नहीं काम कर रहा, ना उनकी समझ में आएगा। ये हमारा मानना ये है, तथागत बुद्ध जी के रास्ते पे चल के और जो एक्सरसाइज हमारे दिमाग की राष्ट्रीय बौद्ध महासभा करवा रही है, उसको अनुशासन में, एक खुद का अनुशासन अंदर से होता है, एक बाहर का अनुशासन जो हम पब्लिक के बीच में जाते हैं, उसमें अनुशासन में बोलने का, बैठने का, चलने का, पहनने का जो मार्ग हम अनुशासन में रह करके पब्लिक के बीच में रखेंगे, वो हमारी वाणी को, वो लोग हमें देखेंगे तो वो बातों लगते हैं और सोचते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आज के वक्त में हमें जगाने का काम कर रही है, हमारी प्रज्ञा को जगाने का काम कर रही है, अगर हम उसको अनुशासन में रह करके हम अपनी उस प्रज्ञा को जगा लेते हैं, तो वैसे ही जौहरी बनकर हम दूसरों को, जहां पर हीरे जवाहरात की तरह, यानी कि हमारी मानव जाति समाज के अंदर भारतवर्ष में जैसे हमारी ड्यूटी लगी है कि हरियाणा स्तर पर हमने काम करना है, और जिला वाइज जिले में कौन कितनी प्रज्ञा जागृत रखी हुई है, कितनी कोई मेहनत करता है, तहसील वाइज, और एक एक, जैसे हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश बोध जी ने बताया है कि हम संगठन कैसे कर सकते हैं, संगठन को आगे विस्तार कैसे कर सकते हैं, ये हम तभी करेंगे जब मैं अपने खुद को जान लूंगा कि मैं अपने आप को कल्याण कितना कर रहा हूं, और उस कल्याणकारी मार्ग पर चलकर मैं वो हीरे जवाहरात की तरह जो चमक रहे हैं, जो जीवन में मेहनत करते हैं, मैं उनको संग में मिलकर उनका प्रैक्टिकल करवाकर और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथ जोड़कर जब उनकी प्रज्ञा जागेगी तो वो परमानेंट हल अपने की तरह लोगों को ढूंढ लेंगे, और जो वो विस्तार करेंगे मिलकर के, वो अटूट नींव की जो नींव रखी जाएगी, आने वाला भविष्य तभी तय हो पाएगा जब हम सोचकर, मेहनत कर, अपने की तरह लोगों को ढूंढकर, उनको संगति में डालकर, हम उनकी प्रज्ञा को जगाकर, और शील और जो हमारी समाधि है, हम इसका अनुसरण करके जब ये तेज हमारी जीवा से और हमारे चेहरे से निकलेगा, ये लोग पास में लगते हैं। और जो मैं प्रैक्टिकल से गुजर रहा हूँ, ये मेरे को अनुभव हो रहा है कि लोग मेरे पास आ रहे हैं, उनको महसूस हो रहा है कि जो अंदर की त्याग की भावना मैं रख करके समाज में जा रहा हूँ, वो लोग सोचते हैं और उनको सही मार्ग दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं यकीन के साथ कहता हूँ, ये जो प्रज्ञाशील और समाधि है, जो इसको अपनाएगा, जो वो चाहेगा, वो होता रहेगा। यही हमारे महान पुरुष, महान संतों ने बुद्ध के रास्ते पे चल के मध्य मार्ग जो अपनाया है, अगर हम उस रास्ते पर चल करके अपने आप को उस लायक बनाएंगे, तो नेचुरली है कि वो लोग भी इस मानव जाति में हमारे साथ मिलकर इस मानव जाति की रक्षा कर पाएंगे और सही रास्ते पे अपने जीवन को निसार कर पाएंगे। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जी का, और ज्यादातर जितने हमारे विद्वान, एक एक शब्द को मैंने सुना है, परखा है, जितने हमारे उपासक, जितने भी इस कार्यकारिणी
कमेटी के सदस्य जो चुनाव किया है, बहुत निखार करके इन लोगों को आप लाए हैं। मैं बहुत बहुत आभारी, दोबारा फिर आभार प्रकट करता हूँ माननीय धर्मप्रकाश भारती का। और आज के इस वेबिनार से जुड़े जितने भी हमारे साथी सुन रहे हैं, जितनी हम मेहनत करेंगे उसका असर खुद के लिए भी और बाहर भी हमारे लिए आसान हो जाता है। ज्यादा ना बोलता हुआ, अगर मेरी कोई वाणी में त्रुटि रही हो अज्ञानता से या अनजाने में, मेरे को माफ करना। और मैं तहे दिल से, मेरा जो कल्याण हो रहा है उसी रास्ते पे चल के मेरे को उम्मीद है कि मैं अपने हरियाणा को भी जगा के रहूंगा। और यही मेरा सच्चा मार्ग है, मानव जाति का यही मार्ग है और हम सबको मिलकर उसके रास्ते पे जाना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी बहुत बहुत साधुवाद साहब, आपने एक और नया नाम दिया हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को, वैज्ञानिक लेबोरेटरी। यकीनन बुद्ध का जो धम्म है वो विज्ञानवादी है और आपने बहुत अच्छे से नाम दिया और बहुत सारे चीजों को बहुत क्लियर रखा कि किस तरह सम्राट अशोक ने अपने धम्म का विस्तार किया था, अपने बच्चों के माध्यम से विदेशों में जाके प्रचार प्रसार किया था। आपने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया था बाबा साहब और मान्यवर जी का कि किस तरह उन्होंने अपने इसका विस्तार किए और आज उनका त्याग और बलिदान ही है कि आज हम इतनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। हमको उनको नहीं भूलना चाहिए। और ये वैज्ञानिक लेबोरेटरी, यकीनन मैं पुनः साधुवाद देना चाहूंगी हमारे अध्यक्ष महोदय जी को, जिनके दिमाग में इतनी अच्छी सोच आई और आपने इतने अच्छे से बातों को रखा जगदीश साहब, कि आपकी बातों से वाकई में हमको एक नई प्रेरणा मिलती है और आपको और लंबे समय तक सुनने का मन करता है। आज समय सीमा कम है इसलिए बहुत कम सुने, लेकिन आपने गागर में सागर भरने का काम किया, इसलिए पुनः बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। और आपने एक बातों के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दिया कि अनुशासन में रह के ही हमको सारा चीज करना चाहिए, कि अंदर का अनुशासन और बाहर का अनुशासन, क्योंकि ये अनुशासन ही हमको बौद्ध और बौद्धमय होने का उदाहरण है, कि हमारा आचरण ही हमें बताएगा लोगों के बीच में कि हम बौद्धिस्ट है। तो पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपको सुनेंगे। तो इसी के साथ मैं आपको पुनः नमन करती हूँ। धन्यवाद, जय भीम। और आगे की कड़ी में मैं जोड़ने जा रही हूँ गुणवंत सुमरा जी, प्रदेश संयोजक गुजरात, अगर जुड़ गए हो तो प्लीज वे आए और अपने दो शब्द कहें। जी साहब देख लीजिए मुकेश साहब जी, अपने दो साथी और नहीं जुड़ पा रहे हैं। सरगोत्रा साहब जुड़ गया मैं, मैडम जुड़ गया हूँ। जी जी धन्यवाद जी, मोस्ट वेलकम। हाँ जी जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे याद दिलाया, क्योंकि मेरे घर में अभी काम चल रहा है और वो जो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह आए हुए थे तो उनके साथ डिस्कशन में मेरे दिमाग से बात निकल गई थी कि आज मुझे वेबिनार में जुड़ना है, तो उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में संगठन के विस्तार के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं संगठन क्या है, संगठन की व्याख्या क्या है, उसके ऊपर प्रकाश डालना चाहूंगा। संगठन का मतलब मेरे विचार से ऐसा होता है कि एक विचार के लोग एकजुट होकर कोई कार्य करना चाहते हैं, उसको संगठन बोलते हैं। तो हमारे माननीय धर्म प्रकाश भारती जी ने एक संगठन बनाया है जिसका नाम है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, और उन्होंने अपने मान्यवर काशीराम साहब जी और बाबा साहब के पद चिन्हों पे चलते हुए जातिविहीन समाज के लिए काम करने का एक प्रज्ञा लिया हुआ है। तो बहुत अच्छा काम है। अब ये संगठन को हमने विस्तार करना है, तो इसको विस्तार कैसे किया जाए। तो जैसे मैंने संगठन की व्याख्या बताई कि एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, यानी कि एक जूथ होता है, वो लोग मिलके जिनके एक ही विचार हो, एक विचार के लोग एक साथ मिलकर जो कार्य करना चाहते हैं, तो वो कार्य करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। अब उसको विस्तार करना है, तो विस्तार करने के लिए मैं मेरी सोच से ये बताता हूं कि हम लोगों को, हम जैसे एक सोच वाले लोगों को इकट्ठा करना चाहिए, उन लोगों को साथ में लाना चाहिए और समाज में बौद्ध धर्म के प्रति
जो जागरूकता है वो बढ़ानी चाहिए, तो ताकि समाज के दूसरे लोगों को भी पता चले कि ये बौद्ध धर्म क्या है और उससे हम समाज की सेवा कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग अगर हमारे जैसे विचार वाले को के जो बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहते, समाज की सेवा करना चाहते, तो वो इकट्ठे होंगे और एक साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही के तर्ज पर हम लोग एक दूसरे की मदद से समाज की सेवा कर पाएंगे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन को अगर आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले हम लोगों को समाज में जाना होगा। समाज में जाएंगे और समाज के लोगों को समझाएंगे कि भाई हम एकजुट होकर अपना, जैसे कि भगवान बुद्ध ने कहा है, तथागत ने कहा है कि अपदीपो भव, जब तक हम खुद अपना दीपक नहीं बनेंगे तो हम कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। तो अपना अच्छा करने के लिए, अपनी भलाई के लिए हमको खुद को दीपक बनना पड़ेगा। तो ये बात हमको जन जन तक पहुंचानी है, लोगों तक पहुंचानी है। लोगों को ये समझाना है कि हमको खुद का दीपक बनना है। हमको जब तक हम अपना खुद का दीपक नहीं बनेंगे तो हम समाज के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। इंग्लिश में एक कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। हमको पहले अपने खुद के दीपक को जलाना है, हमको खुद को प्रज्ञा देना है। हम अगर कुछ ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे तो हम उस ज्ञान को आगे बढ़ा के लोगों को समझा पाएंगे और लोग अपने दुख दर्द से कैसे बाहर निकल सकेंगे वो समझा पाएंगे। तो संगठन का मतलब ही वही होता है कि एक साथ मिलकर, एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर हम लोगों को समाज में जाना है, समाज के लोगों को समझाना है कि हम समाज का भला कैसे कर सकते हैं और किस किस कार्य से। जैसे कि अभी बहुत खराब समय चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है। अभी समाज को, हमारा समाज वैसे भी पिछड़ा हुआ है, हमारे समाज को जो सुख सुविधा सवर्ण समाज को मिलती है ऐसी हमारे समाज को मिलती नहीं है। तो वो सुख सुविधा नहीं मिलती है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि ये एक समय है, इस समय में हम लोगों को जो गरीब से गरीब या नीचे से नीचे जो भी आदमी है उन लोगों का तक अपनी मदद पहुंचानी है और वो मदद पहुंचा के उनको समाज में जोड़ना है। उनको समाज में जोड़ेंगे तो वो भी समाज के लिए फिर अपना कुछ ना कुछ योगदान देना शुरू करेगा। वैसे हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन का विस्तार कर सकते हैं। तो विस्तार करने के लिए हम अगर बैठ के खाली चर्चा करेंगे तो उससे कुछ नहीं होता है। हम लोगों को जमीनी हकीकतों का सामना करना पड़ेगा। हमको ग्राउंड लेवल से काम शुरू करना पड़ेगा, ग्रास रूट लेवल से काम शुरू करना पड़ेगा, गांव गांव तक जाना पड़ेगा, गली गली या बस्ती बस्ती जाना पड़ेगा। वहां जाके उन लोगों की सेवा करनी होगी, उनको ज्ञान देना होगा कि अगर आप बौद्ध धर्म से जुड़ेंगे तो आपको क्या फायदा हो सकता है और आप कैसे ये जो अभी यातनाएं भुगत रहे वो यातना से आपको छुटकारा मिलेगा। ये समझाना हमारे जो ग्रास रूट लेवल के वर्कर है उन लोगों को करना जरूरी है, ताकि क्या है कि हम गांव के छोटे से छोटे आदमी तक जा सके, उनको समझा सके कि भाई हमको अगर इस यातना से बाहर निकलना है, इन अत्याचारों से बाहर निकलना है, इन अन्याय का सामना करना है, तो हमको पहले अपनी प्रज्ञा जगानी होगी। अपनी प्रज्ञा जगाएंगे, हम बाहर आएंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे तो हम जरूर इस अन्याय अत्याचारी दुनिया से बाहर निकल सकेंगे। ज्यादा ना कहते हुए मैं अपना यही वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी सुमरा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाल के अपना कीमती समय यहाँ पे दिया। आपने बहुत अच्छे गाने की याद दिला दी, साथ ही हाथ बढ़ाना साथी वाले में, एक अकेला थक जाएगा मिलके हाथ बढ़ाना। तो ये बिल्कुल सही है। जब तक हम एक दूसरे का हाथ नहीं बढ़ाएंगे, हाथ नहीं थामेंगे, तो ये कार्य सफलता की ओर नहीं बढ़ेगा। और आपके उदाहरण बहुत अच्छे थे कि संगठन क्या है, आपने इसके बारे में कहा, तो उसको थोड़ा सा विस्तार में देना चाहूंगी। किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए, किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक विचार के लोग एकजुट होकर जब वो कार्य करते हैं तो वो जो इच्छा पूर्ति है या वो जो लक्ष्य है
वो सफल होता है। आपने बहुत अच्छी ओर इंगित किया है और मैं पुनः आपको बहुत-बहुत साधुवाद देती हूँ। आपने बहुत सारी बातों को बहुत अच्छे से रखा। आपका वो कहा हुआ गाना ही बहुत कुछ कह देता है कि साथ ही हाथ बढ़ाना। ये बात सही है, इसमें एक-दूसरे के हाथ को लेके ही चलना पड़ेगा तभी साथ बढ़ेगा। आपका एक उदाहरण बहुत अच्छा लगा, गरीब व्यक्ति तक मदद पहुँचाकर। तो मैं इसको थोड़ा-सा जोड़ना चाहूँगी, विषय से थोड़ा-सा हटके है, ज़्यादा समय ना लेते हुए, कि कृष्णालिटी में जो होता है, कि कैसे गरीब लोगों के घर में जाके उनकी मदद करते हैं और धीरे-धीरे उन्हें अपने ओर इतना आकर्षित करते हैं कि वो उनके हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब तक हम ग्राउंड लेवल पे जाके उनके लिए काम नहीं करेंगे, तो ज़रूरी है। हम बहुत अच्छा लगा आपका ये उदाहरण और हमें ये करना चाहिए, सेवा भावना के साथ ही लोगों को बताना पड़ेगा कि हम किस उद्देश्य के लिए आ रहे हैं। तो पुनः धन्यवाद और ऐसे ही अपना समय देते रहें। धन्यवाद साहब। जी, जय धन्यवाद, भीम। साधुवाद, जय भीम। और इसके बाद अगर हमारे साथ जुड़े होंगे, हमारे 2 साथीगण नहीं जुड़ पा रहे हैं, मानकुंग जी और चरगोत्रा जी। अगर ये जुड़े हो तो कृपया अपना माइक ऑन करें और आगे के विषय में बोलें और अगर नहीं जुड़ पा रहे होंगे, तो मैं सीधे आऊँगी फिर मुख्य अतिथि की ओर। तो मुकेश साहब एक बार देख लीजिए। हेलो जी। हेलो जी, आवाज़ आ रही सर। मैं चरगोत्रा बोल रहा हूँ। जी साहब, धन्यवाद, स्वागत है, बोलिए सर। आज के इस वेबिनार को शुरू करने से पहले जो आज की स्थिति पूरे भारत में चल रही है, जो कोविड-19, तो जैसा कुछ मेरे दोस्तों ने और कुछ लोग हमारे सज्जन जो थे वो इस त्रासदी में हमसे बिछड़ गए हैं, पहले तो मैं सबसे पहले मैं उनको श्रद्धांजलि भेंट करना चाहूंगा। तो उसके बाद मैं तथागत करुणा के सागर गौतम बुद्ध बहुजन समाज में जन्मे हमारे महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आज के इस वेबिनार की अध्यक्षता करते हुए हमारे संस्थापक एवं हमारे अध्यक्ष जी माननीय श्री धर्म प्रकाश भारतीय बोध जी और आज की जो आप संचालक कर रही हैं हमारी माननीय संगठन सचिव रविता बोध जी और बाकी जो हमारे वक्तागण और हमारी आज के इस वेबिनार की मुख्य अतिथि शेष गावड़े जी और जो सारे मेरे संयोजक व सह संयोजक जो आज के इस वेबिनार में जुड़े हैं और जिनको आज मौका मिला उनके विचार सुनने से मुझे बहुत कुछ प्राप्त हुआ और हमने एक संगठन का विस्तार हेतु में जो चर्चा रखी है वो अपने आप में एक ऐसी शक्ति है जिससे निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का एक जरिया माना जा सकता है। वैसे तो इस वक्त भारत में बहुत सारे संगठन हैं और बहुत सारे संगठन जो हैं वो किसी और विषय को लेकर बनते हैं, लेकिन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने अपने महापुरुषों के त्याग बलिदान और मानवता के लिए कड़े संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए भारत देश को बोधमयी बनाकर प्रबोध भारत बनाना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सब ने मिलकर राष्ट्रीय बौद्ध सभा के निर्धारित लक्ष्य को पाने के लिए इस समाज में जन्मे 150 से ज्यादा महापुरुषों की गाथा बड़े पैमाने पर अपने बहुजनों तक पहुंचानी होगी, जो सिर्फ कैडर कैंपों के जरिए ही मुमकिन हो सकती है। उन्होंने किन हालात में अपने जीवन में संघर्ष किया था और बहुजन समाज के युवाओं के मन में ये बिठाना होगा
कि ये कैडर कैंप का सिलसिला लगातार चलाना होगा, ताकि उनके मनों में ये एक धारणा बैठ जाए कि राष्ट्रीय बोध सभा अपने लक्ष्य की ओर कैसे बढ़ना चाहती है। जब तक हमारा युवा सामने नहीं आएगा, तब तक हम आगे बढ़ने में कासर रहेंगे। तो जैसे दूसरे लोग जो हैं, हर मजहब के, हर फिरके के लोगों ने एक रोज हफ्ते का कम से कम अपने एक इष्ट देव को मनाने के लिए रखा है। जैसे किसी ने सोमवार रखा है, किसी ने मंगलवार रखा है, और हमारे मुस्लिम भाइयों ने शुक्रवार को रखा है, सिख भाइयों ने एतवार को रखा है। तो हमें भी अपने बोध विहार में जाने के लिए या कहीं किसी जगह अपने विचार बोध के तय तथा गौतम बुद्ध बोध के बताए हुए रास्ते पर उनको चर्चा के लिए हमें कहीं ना कहीं इकट्ठे हफ्ते में जरूर एक दफा होना ही चाहिए। तो मैं आगे बढ़ता हुआ, ये ऐसे ही ईसाई लोग भी एतवार को चर्च जाते हैं, तो शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिए मुसलमान मस्जिद में जाते हैं और अपनी उत्थान के लिए खुलकर वहां विचार करते हैं। इसी तरह ये मिथ्या हमें अपने छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक कूट कूट कर दिमाग में बननी पड़ेगी कि हम हर बुधवार को बोध विहार जाने, और तभी हम सामाजिक शिक्षा दे पाए, समाज को सामाजिक शिक्षा दे पाएंगे। और अवेकनिंग स्क्वायर का होना बड़ा जरूरी है। जो जगह जगह मान्यवर कांशीराम साहब थे, तो उन्होंने अवेकनिंग स्क्वायर के जरिया हर एक एरिया से कुछ ना कुछ गायक और यो अपनी गाथा गीत गाकर लोगों को सुनाकर वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे। इसी तरह हमें भी अपने महापुरुषों को की गाथाओं को गीत के रूप में लोगों के सामने पेश करके, एक जैसे सत्संग या आजकल ये दो लोग करते हैं, हमें भी वो प्रति अपनाकर अपने जो महापुरुषों की प्रति है उनके दिमाग में बैठानी होगी। एकेडमिक शिक्षा तो हमारी पहले से शुरू हुई थी, मगर सामाजिक शिक्षा का अभाव के कारण हम बहुत पिछड़ गए हैं। हमारे विरोधियों ने हमारे लोगों को जहनी तौर पर गुलाम बनाने के लिए बहुत सारे हरबे इस्तेमाल किए हुए, उनमें सारों का जिक्र नहीं करना चाहूंगा। वहीं धर्म के नाम पर हमें एक दूसरे को बरगलाया जाता है। ये तो हमारे घरों में भी वही पद्धति शुरू करवा दी जाती है जो हमारे लिए घातक सिद्ध होती है। तो साथियों, ये एक सामाजिक शिक्षा और सामाजिक जो हमारी जो चेतना है उसको जगाने के लिए हमें ये कैडर कैंप और अवेकनिंग स्क्वायर के लिए लोगों को जगाने का काम करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर, कोई भी संगठन हर काम को करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। जिस भी कौम व रेस या लोगों में अपनी कमाई का कुछ हिस्सा समाज के हित में लगाने की प्रवृत्ति जाग जाती है, यकीनी तौर पर वो अपने लक्ष्य और की ओर बढ़ते हैं। आज हमारे महापुरुषों की बदौलत हम इस लायक हो चुके हैं कि कुछ ना कुछ हम अपने समाज के हित में जरूर दे सकते हैं। भाग्य तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे भाग्य को हम संविधान के द्वारा खोल ही दिया है, और वो याद रखना चाहिए कि जब हम इस स्थान पर पहुंचे हैं तो हमें यहाँ पहुंचने में हमारे महापुरुषों और बुजुर्गों का हम पर हिसार है। हम जहां भी बैठे हैं आज हमें उनकी हम बुजुर्गों के करेदार हैं। तो मेरा मानना है कि हमें पे बैक सोसाइटी का रास्ता चुनना चाहिए, और पे बैक सोसाइटी के रास्ते को चुनते हुए हमें अपने घरों में कम से कम, जैसे मान्यवर हमारे भारती साहब जी कहते हैं कि हमें 100 करोड़ लोगों को हमें जगाना है। तो 100 करोड़ में से अगर मैं कहूं तो मान्यवर काशीराम साहब भी कहते थे कि हम कोई इतने गरीब नहीं रह गए हैं। अगर हम साल में एक प्रति
फैमिली का एक मेंबर भी 1 रुपए के हिसाब से अपनी समाज की उत्थान के लिए अगर भेज दे तो हमें के पैसे की कमी नहीं रह जाती है। तो ये मान्यवर कांशीराम साहब ने आपने 100 करोड़ की जो बात की थी, तो घर घर में ये जाकर मैसेज देना होगा। तो आपकी मूवमेंट तेजी से क्या एक शूटिंग स्टार की तरह बढ़ जाएगी। तो मैं इनके अलावा हमें संघर्ष नीति अपनाने पड़ेगी। तीसरे नंबर पर मैं संघर्ष नीति को अपनाना पसंद करता हूं कि इस संघर्ष के अलावा हमें संघर्ष की नीति अपनानी ही होगी जब तक आप बहुजन समाज में फैले इस मिथ्या, क्योंकि हम बाबा साहब और डॉक्टर अम्बेडकर कहते तो ठीक नहीं, लेकिन यहाँ ये हो नहीं सकता है। लेकिन मान्यवर कांशीराम ने हमें ये सब करके दिखा दिया था और उन्होंने सब रास्तों के साथ साथ संघर्ष का रास्ता भी अपनाया था। उन्होंने, वैसे मैं कहने को तो उनकी गिनती करने लगूं तो बहुत लंबी हो जाएगी, डिबेट करवाए, संपोजियम करवाए और नेशनल रैली पे साइकिल रैली निकाली, जीप रैली निकाली और नेशनल लेवल पर बहुत सारे जो प्रोग्राम थे वो बोर्ड क्लब में किए। उससे लोगों में ये चेतना जागी और देखते ही देखते बहुजन समाज की पूरे भारत में एक तस्वीर ही बदलती। वो सिर्फ यही कहते थे कि अपने समाज को लायक बना रहा हूं और लायक बन के हमने अपनी नालायकी दूर करनी है। और हमें बार बार जम्मू कश्मीर में एक दफा कहा था कि मैं आपके लिए एक टाई वाला और 2 पगड़ी वाले साहब लाया हूं। इनकी जो शिक्षा है उसके आधार पर मैं समाज को आगे बढ़ाना चाहता हूं। तो इस तरह उनके संघर्ष में मैं बहुत सारे हमें रिजल्ट भी सामने आए। स्टेटों में हमारी यूपी में सरकार भी बनी और दूसरी रियासतों में एमएलए भी बने। और मोरओवर जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा था तो इन लोगों ने, जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी या कोई भी थी, तो उन्होंने उसको उनके एक व्यक्तित्व को ही इग्नोर कर दिया था। लेकिन मान्यवर कांशीराम के संघर्ष के बाद मरणोपरांत 35 साल के बाद उनको ये भारत रत्न का खिताब दिया गया, जो बड़ी देर से दिया। तो राष्ट्रीय बोध सभा ने भी, जो मैंने पिछले दिनों में हमने मेमोरेंडम दिए थे महामहिम राष्ट्रपति को, जिसमें 4-5 डिमांडें हमारी थी और उनको लेकर भी हमें अब संघर्ष की स्थिति में आना चाहिए। और उनको एक सिंपल विज्ञापन देने से ये काम नहीं चलेगा जब तक कि हम आम आदमी के ध्यान में ये ना बैठा दें कि हम बातें करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ संघर्ष की भी रास्ता अख्तियार करके हमें अपने लोगों को संघर्ष की तरफ ले जाना है। संघर्ष के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हमें महापुरुषों के बताए संघर्ष को आगे बढ़ाना ही होगा, तभी हमारा संगठन मजबूत होगा, तभी हम चक्रवर्ती सम्राट अशोक के प्रबोध भारत बना सकेंगे। हमें हमेशा ये याद रखना होगा कि ये हमारी एक जरूरत है, हमारी एक जरूरत है। तो जरूरत को पूरा करने के लिए हमारे को एक प्रबल चाहत पैदा करनी होगी। जब प्रबल चाहत पैदा करनी होगी तो लाजमी है, जब हम चाहत पैदा करेंगे तो हमें संघर्ष भी करना पड़ेगा। और जब हम संघर्ष करेंगे तो संगठन भी बनेगा और मजबूत भी होगा। तो इस वक्त जो है कि मैं समझता हूं, मान्यवर साहब ने कहा था, नीड मल्टीप्लाइड बाय डिजायर इज इक्वल टू स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ जब होगी तब हम कोई चेंज भारत में ला सकते हैं, तब हम अपना खोया हुआ गौरव पूरा पूर्ण प्राप्त कर सकते हैं। तब भारत बोधमयी होकर प्रबोध भारत बन जाएगा। और आगे के जिसको हम पहले कहते थे ये भारत सोने की चिड़िया है,
और ये विश्व गुरु है और ये एजुकेशन का हब रहा है। दोबारा से ये वो बन सकता है और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के यो तत्वाधान में हम सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है और परजोश है कि हम अपनी J&K स्टेट जहां भी हमारे बौद्ध के अभिषेक मिले हैं और उन अभिषेकों को देखकर तो ये लगता है कि हम सब लोग J&K में भी ये बौद्ध विहार थे और बौद्ध विहार जो थे उनको आज तक इन जो गवर्नमेंट ने बनी है इग्नोर किया है। तो इसके साथ साथ हमें उन जगहों का भी दौरा करना ही चाहिए, तब जाकर हम अपने आने वाली जनरेशन को ये बता सकते हैं कि ये जो अभिषेक है, ये जो जगह है हमारे प्राचीन काल के जो हमारी तहजीब है उसको दर्शाती है और इस पर चलकर हमने दोबारा अपना गौरव हासिल करना है। तो मैं खास करके जम्मू कश्मीर के जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं या सुन रहे हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि सारे मिलकर इकट्ठे होकर हम इस तरफ जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने हमें इस रास्ते पर गामजन करने के लिए एक संदेश दिया है, हम उसको पूरा करने के लिए अग्रसर हों। हमारे जम्मू कश्मीर में कहने को तो 20 ये डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले हैं, 10 कश्मीर में है और 10 जम्मू में है। तो जम्मू कश्मीर में तो इस वक्त हालात अभी तक इन इनकी जो कुरीतियों की वजह से, जो हमारी गवर्नमेंटें हैं इनकी कुरीतियों की वजह से वहाँ हालात वो खराब बनाए रखने में ही इंटरेस्ट रखती हैं। लेकिन जम्मू में हम इसकी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हमने एक रजिस्टर भी लगाया हुआ है। हमारे जो सहयोगी हैं सह संयोजक श्री रमेश जी, तुलसीदास लंगेज जी, ये सारे कर्मठ आदमी हमारे साथ काम कर रहे हैं और एन करीब हम जब भी मौका मिलेगा रूबरू होंगे और आप अपने स्टेट के बारे में सारी जो विस्तार से बात रखेंगे। इन लफ्जों के साथ मैंने शायद ज्यादा टाइम ना ला लिया हो, तो इन लफ्जों के साथ ही मैं आपसे रुखसत लेता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। जी बहुत बहुत साधुवाद चरगोतरा साहब जी, आपने बहुत अच्छी बातों को रखा। आपने जो बातों को रखा उसको मैं थोड़ा सा विस्तार देना चाहूंगी। आपने संघर्ष पे बात कही है, संघर्ष नीति अपनाना है। मान्यवर साहब के लिए आपने जो कंटिन्यू बात की है उसमें मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी आपकी ओर से। जिनका स्वाभिमान मरा है, मान्यवर जी कहते हैं, जिनका स्वाभिमान मरा है वो ही गुलाम है। जिनका स्वाभिमान मरा है वो ही गुलाम है। इसलिए सिर्फ स्वाभिमानी लोग ही संघर्ष करते हैं। इसलिए सिर्फ स्वाभिमानी लोग ही संघर्ष करते हैं और वो संघर्ष की परिभाषा समझते हैं। और मुझे लगता है कि संघर्ष की परिभाषा हमारे अध्यक्ष महोदय सम्माननीय भारतीय धम्म प्रकाश भारती जी ने समझ चुके हैं। और यही कारण है कि ये बौद्ध के विस्तार के लिए बौद्धवादी नीति, बौद्धवादी जो बुद्धिज्म है, जिसे हम प्रबुद्ध भारत का जो सपना देखते हैं, वो सपना उन्होंने देखा और ये कार्य शुरुआत उन्होंने की है। तो मैं पुनः साधुवाद देना चाहती हूँ। आपने बहुत अच्छी चीजों की ओर ध्यान दिया है कि कला जत्था के माध्यम से, यहाँ छत्तीसगढ़ में उसको कला जत्था कहा जाता है, कि गाथाओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से हम प्रचार प्रसार करते थे। मान्यवर साहब ने बहुत सही और एकदम आसान सा तरीका चुना था, क्योंकि हम अगर लगातार भाषण देते हैं तो लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपने आप को बोरियत महसूस करते हैं। और उस भाषण को, उसी शब्दों को अगर गीतों के माध्यम से परोसा जाए तो लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं, लोग इकट्ठा हो सकते हैं और बहुत आसान हो जाता है। ऐसे आपने बहुत सारी चीजों पे ध्यान आकर्षित किया। मैं सारी चीजों को आपका सुनी हूँ, जैसे कि भारत सोने की चिड़िया थी, भारत एजुकेशन हब रहा है और आज भी वो बौद्धमयी भारत था, है और रहेगा। इसके लिए आप सब, हम लोग मिलके जो संघर्ष कर रहे हैं, हमारा ये सपना जल्दी साकार होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आपको विदाई देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद चरगोतरा साहब जी। समय समय पे आप हमें ऐसी अवगत कराते रहिए और हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहे। पुनः धन्यवाद, साधुवाद। इसके बाद अगर हमारे साथ जो हमारे वक्ता, अगर एक वक्ता जी छूट रहे हैं, मानकुंग जी, अगर ये जुड़े हो तो देख लीजिए मुकेश साहब, और अगर नहीं तो मैं सीधे मुख्य अतिथि की ओर आना चाहूंगी। तो मुख्य अतिथि आज के मुख्य अतिथि है शेषराव घावड़े जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। मैं उन्हें आमंत्रित करूंगी क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है। तो मैं चाहूंगी मुख्य अतिथि शेषराव घावड़े जी आए और आज के विषय पे अपने 2 शब्द कहें। पानी पिलाए। ओए हेलो हेलो जी जी
जी घावड़े साहब सुन रही हूँ मैं। और कोई वक्तागण रहा है? एक वक्ता जी है सर, लेकिन वो नहीं जुड़ पा रहे हैं मानकुंग जी, तो मैं सीधा आप ही को आमंत्रित कर रही हूँ कि अच्छा, आप आए ठीक है, और ठीक अपना है, ये 2 शब्द कहें। ठीक है, ठीक है। जी सर। सर्वप्रथम सभी महापुरुषों को नमन करते हुए और करुणा के सागर गौतम बुद्ध को कोटि कोटि प्रणाम। आज के इस वेबिनार में उपस्थित राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष माननीय धर्मप्रकाश भारती बौद्ध जी और बादल सिंह बौद्ध जी, कार्यकारी अध्यक्ष तथा संगठन सचिव हमारी रविता बौद्ध जी, इसी तरह इस वेबिनार में जुड़े हमारे सारे प्रदेश के साथी और वक्तागण, उपासक उपासिकाएं, सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का विषय संगठन विस्तार हेतु चर्चा ये है। इसके पहले रविवार के दिन भी इसी विषय पर चर्चा हुई थी। काफी वक्ताओं ने अपने अपने विचार पूर्वक रखे थे। मैं अच्छे से सुन रहा था, क्योंकि हम लोग जो है माननीय कांशीराम जी बाबा साहब को सही मायने पर समझाए हुए महान पुरुष इस धरती पर आए थे। उनके विचार से ही हम इतने बड़े हो सके और अच्छे अच्छे संगठनों में काम कर सके। नहीं तो हम तो जोगेंद्र कवाड़ी जी के चेले रहे हैं, तो इसलिए हमें बदलाव तो बड़ी मुश्किल था। और महाराष्ट्र में मैं ये बड़े फक्र से कहता हूँ कि महाराष्ट्र के हमारे सारे साथी कांशीराम जी को तन मन धन से सहकार्य करते रहे और सही बाबा साहब को समझते रहे। इसलिए सारे देश में उस संगठन को आगे बढ़ाने को मौका मिला। और मेरा अनुमान है कि माननीय कांशीराम जी महाराष्ट्र में कभी भी नहीं आए होंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। साल में 4 बार वो महाराष्ट्र में अपने पैर रखते थे और संबोधन करते थे। इसी तरह पिछले संगठन विस्तार के लिए पिछले मतलब रविवार को अच्छे अच्छे वक्ताओं ने अपने अपने विचार पूर्वक रखे थे। संगठन विस्तार के लिए बड़े अच्छे थे। उनमें से हमारे साथी योगेश गौतम जी ने, जो युवा थे, बड़े अच्छे विचार रखे थे। युवाओं को कैसे जोड़ना है और उनका योगदान कैसे लेना चाहिए, बड़ा अच्छा लगा। और इसी तरह वो काम करते होंगे ऐसे मुझे लगता है। और दूसरे हमारे सीनियर साथी थे तुलसीदास लंगी जी, उन्होंने भी अपने विचार रखे थे और उन्होंने कहा था कि एक नौजवानों की टीम होनी चाहिए और पुराने हमारे साथी और उनका साथ, दोनों की टीम साथ साथ चलने से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तथा माननीय और कांशीराम जी ने बताया हुआ मार्ग है और उसी रास्ते पर चलता हुआ संगठन हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और सारे राज्यों में उनका विस्तार भी हो रहा है। ऐसा आज तक इतने सालों से हमें लगता है जहां से शुरुआत हुई थी वो आज इतने राज्यों में फैला हुआ है। कारण यही हो सकता है कि उस समय के हमारे युवा साथी, उस समय के हमारे पुराने साथी, उनका योगदान इसी तरह रहा होगा जैसा हम चाहते हैं। जैसे हमारे वक्ताओं ने भी अभी तक अपना विश्लेषण किया है, ऐसा मुझे लगता है। पुराने साथियों का काम, उनका योगदान, उनका अनुभव
साथ में चलते हुए नए युवाओं की शक्ति और उनका कार्य, इसी से संगठन का विस्तार होता नजर आ रहा है। इसी तरह काम हमें करते रहना चाहिए। आज हमारे वक्ताओं ने भी अच्छा मार्गदर्शन किया है, मैं सुन रहा था। यह काबिल तारीफ है, क्योंकि उन्होंने अपने अपने विचार अपने अपने तरीके से संगठन को विस्तार करने में कैसे होना चाहिए ऐसे रखे। और उनमें से अभी अभी जम्मू कश्मीर के हमारे साथी, उन्होंने कांशीराम जी का वक्तव्य दिया है कि नीड प्लस डिजायर इज इक्वल टू चेंज। वो सही बात है। जिनकी जरूरत होती है वही संगठन चलाते हैं। तो जरूरत कांशीराम जी की थी, जनता की नहीं थी, समाज की नहीं थी, क्योंकि समाज को बाबा साहब को देखा हुआ, समाज बाबा साहब ने क्या किया वो समाज को मालूम था। लेकिन सही बाबा साहब का कार्य क्या था ये समझाया सिर्फ और सिर्फ कांशीराम जी। इसीलिए सारे देश में वो संगठन बड़े पैमाने पर चलता नजर आ रहा था और बड़े पैमाने पर वो सक्सेस भी हुआ। और इसी तरह हमारा भी संगठन है जो हमारे माननीय धर्म प्रकाश भारती जी ने जो कांशीराम जी के साथ रहते हुए सीखा, और उसी आधार पर उनको लगा कि साथ साथ धम्म को लिए बगैर हम ये कारवा को आगे नहीं ले सकते। इसीलिए उन्होंने इसको अपनाया और इतना अच्छा पार्टी में उनका रुतबा होने के बावजूद भी उन्होंने उसको त्याग दिया। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। उन्होंने चर्चाओं में हमारे साथ इस बात को रखा था, हमने अपने कानों से सुना है। और हम कई बार धर्म प्रकाश भारती जी को, आचार्य किशोर बोध जी को हमारे महाराष्ट्र में जगह जगह बुलाया है, जगह जगह उनके कैडर कैंप लिए हैं। उससे हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने जो भी रास्ता अपनाया है वो सही रास्ता है, जो कि उस रास्ते की बहुत जरूरत थी। इसीलिए हमारा संगठन भी मिशन और धम्म, जिसे हम नैतिकता कहते हैं, उस नैतिकता यानी धम्म मार्ग, दोनों विचारधाराओं से चलता हुआ आज आपको नजर आ रहा है। इसी से धम्म ही बढ़ेगा, विचारधारा भी बढ़ेगी और मिशन आगे जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है आगे चल के बहुजनों का राज भी जरूर जरूर आएगा। हमारा भारत देश भी धम्ममय होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, जिस तरह से हम संगठन को बढ़ा रहे हैं, उससे ऐसा महसूस होता है कि हम एक ना एक दिन जरूर सक्सेस होंगे। बशर्ते यह है कि हमारे सारे साथियों ने, जितने भी संगठन में जुड़े हुए हैं, वो अपने अपने तरीके से जो दिशा निर्देश केंद्र से हमें आती है उस माध्यम से चलाते रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए साथियों, जरूरी है जो पहलू है, जो जरूरी पहलू है, मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रथम तौर पर हमें संगठन के लिए पे बैक टू सोसाइटी, जो अभी अभी चंद्रोत्रा साहब ने बताया है, वो सही बात है। साथ में कैडर कैंप, अलग अलग राज्यों में अधिवेशन, मिशन में लोगों की नैतिकता बनाना और सही रास्ते से संगठन को चलाते रहना, ये पहलू है। इस पहलू से हमें इस संगठन को मजबूती देने के लिए बड़ा काम आएगा, ऐसा मुझे लगता है। और साथ साथ में निरंतर युवाओं का और साहब आपकी वॉइस नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए। तरह लोगों का कारवा बनता रहेगा और संगठन भी साथ साथ बढ़ता रहेगा। यही तो कार्य हमारे
दोनों अध्यक्ष जी कर रहे हैं और वक्त वक्त पर हमें दिशा निर्देश भी देते रहते हैं तथा सारे राज्यों के हमारे साथी इसी तरह काम कर रहे होंगे, ऐसा मैं समझता हूं। इसीलिए तो सारे राज्यों में अपना संगठन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर वो काम नहीं करते और धर्मप्रकाश भारती जी, हमारे आचार्य जी और कई हमारे बुजुर्ग साथी, युवा साथी काम नहीं करते तो ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, हमारा इतना बड़ा संगठन जो नैतिकता के आधार पर बना हुआ है, वो बढ़ता हुआ नजर नहीं आता। आज 25-25 राज्यों तक वो पहुंचा हुआ है। रविता बौद्ध जैसे युवा, हमारी महिला विंग की साथी और इसी तरह हमारे बिहार की साथी, ऐसे कई साथी हमारे नागपुर में भी है, ऐसे कई महिला साथी भी युवा और युवा उपासक भी हमारे साथी है जो बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। बशर्ते मेरा कहना ये है कि इनको साथ जो है पुराने लोगों का, पुराने साथियों का साथ लेना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि उन्होंने, पुराने साथियों ने जो भी सीखा है, पढ़ा तो बाबा साहब को है, सारे महापुरुषों को भी पढ़ा है। पुराने साथियों का साथ जो है हमें इसीलिए लेना पड़ता है कि उनका अनुभव, उनका काम, उन्होंने उस समय कांशीराम जी को दिया हुआ साथ, क्यों दिया उन्होंने साथ, कि वो इसी नैतिकता के आधार पर चल रहे थे और उन्होंने बताया कि धम्म के सिवा हम आगे नहीं बढ़ सकते, धम्म से ही नैतिकता आती है और नैतिकता वाले लोग ही संगठन मजबूत करने में अपना योगदान समझते हैं और वही उस संगठन को आगे ले जा सकते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है, मेरा विश्वास है। इसलिए हमारे आचार्य जी, माननीय किशोर बोध जी, हमें समय समय पर प्रशिक्षण देते रहते हैं, कार्य करते रहते हैं। ऐसे प्रशिक्षण से बहुत लोगों को संगठन बढ़ाने में बड़े पैमाने पर लाभ हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि बढ़ने के लिए ऐसे ही नैतिक आचार्य जी का, नैतिक लोगों का काम होता है और उसी पे विश्वास रखते हैं लोग और वो लोग ही संगठन को बढ़ाते हैं और इसीलिए इस धम्म से हमें नैतिकता मिलती है। और ऐसा ही काम हमारे अध्यक्ष जी तथा आचार्य जी बड़े पैमाने पर चला रहे हैं। इसलिए हमारी विनती है माननीय अध्यक्ष जी से तथा आचार्य जी से, जल्दी जल्दी स्वस्थ होके, और स्वस्थ तो हो जाएंगे, भगवान बुद्ध की उनके ऊपर बड़ी कृपा दृष्टि, ऐसा मैं समझता हूँ। और उन्होंने अच्छा काम अपने जीवन में किया है, इसलिए उन्हें कुछ होगा तो जरूर नहीं है। और वो ऐसे इस कोरोना महामारी के संकट काल में भी वो उससे उभरे हैं, ये मेरा विश्वास था कि उभरेंगे जरूर। जैसे हमारे यहाँ हमारे माननीय गरुड़ जी इस बीएसपी को चलाते थे, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। वैसे हमारे माननीय वीरेश माने जी, वो भी ऑल इंडिया के महासचिव रहे, 15-15 राज्यों के वो प्रभारी भी रहे। तो ऐसे उनको भी ये इस कोरोना महामारी ने गिरफ्त लिया था, लेकिन उनमें से वो निकले, इसलिए निकले कि इन लोगों से और बहुत बड़ा काम होना बाकी है और इन्हीं के हाथों से होना है वो। इसीलिए ये सारे लोग जो है हमें आज नजर आ रहे हैं, इसका कारण है इन्हें कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, ऐसा मुझे लगता है। और इनके हाथों से ही ये काम जरूर होगा, बशर्ते है कि हम सारे लोगों को, सारे राज्य के लोगों को साथ देना पड़ेगा, तभी ये बात बनेगी। और मेरे साथी जो भी है जुड़े हुए हैं और जो सुन रहे हैं और जो काम कर रहे हैं हमारे साथी, ऐसे कोरोना काल में भी
बहुत सारे लोग फोन के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से लोगों को जोड़ते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। हम लोग भी वैसे लोगों को फोन के माध्यम से अपनी विचारधारा बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का काम क्या है, कार्य क्या है, इसीलिए ये संगठन बना हुआ है। और ये इसका काम क्या है, जो धम्म बाबा साहब ने हमें दिया है, उस धम्म को अलग अलग तरीके से लोग अपनी अपनी बातों से, अपनी अपनी तरीके से समझाने का काम करते हैं। बस वो धम्म सम्मेलन लेते हैं और धम्म सम्मेलन में बुद्ध का ज्ञान बताते हैं और उसी बुद्ध के ज्ञान से बस उनका समाप्ति हो जाती है। बुद्ध का ज्ञान सारे देश के लोग भली भांति समझ रहे हैं, लेकिन उस ज्ञान को फैलाने का काम किस तरह से होना चाहिए, ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा समझाती है, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए मैं उस समय से जुड़ा हूँ कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ही ये काम कर सकती है, ऐसा मुझे लगता है। और बड़े पैमाने पर ये संगठन बढ़ाने के लिए हम हमारे साथी काम कर रहे हैं और हमारे अध्यक्ष जी और आचार्य जी जल्दी जल्दी स्वस्थ होकर देश भर में, राज्यों में इस तरह के कार्यक्रम, प्रशिक्षण शिविर आपके माध्यम से होने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। उसमें सारे हमारे राज्यों के साथी देश भर से शामिल भी होते हैं, एक में से इंट्रोडक्शन भी होता है और संगठन पर बड़े पैमाने पर चर्चा भी होती है। और कैडर कैंप्स के माध्यम से उनको धम्म और संगठन, ये सारी बातों का ज्ञान भी होता है तथा प्रेरणा देते हुए उत्साहित करते रहना चाहिए प्रशिक्षण के माध्यम से। तो मुझे लगता है वह दिन दूर नहीं है, हम सब उस मुकाम को हासिल करेंगे, बशर्ते हम सबको तन मन धन के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। अपने विचारधारा के दुश्मन को याद करते हुए काम करने की भी उतनी ही जरूरत है। और मुझे आशा है कि हमारे साथी, सभी साथी यह करते होंगे और करते रहेंगे, और करते रहते हुए मैं देखना चाहता हूं और हम भी करेंगे। ये एक संगठन सभी मिलकर करने का काम है और करते हैं, उसे मुझे आशा उम्मीद है। और इसलिए ये संगठन इस मुकाम पर आया है और जल्दी जल्दी उस मुकाम पर भी जाएगा जहां हम चाहते हैं। और इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं मेरे वाणी को विराम देना चाहता हूं। और कुछ बोलने में कुछ उसको आपको थोड़ा कुछ समझा या ज्यादा बोला होगा तो मैं माफी चाहता हूं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय।